इस बजट के बाद शायद ही कोई पाकिस्तान में ऐसी चीज़ रही हो जिसका रेट ऊपर ना जाए। जितने टैरिफ्स हैं यूटिलिटी के वो भी ऊपर जा रहे हैं, कुछ तो चले गए हैं और कुछ मज़ीद ऊपर जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के आखिर में हुकूमत बताती है कि आईएमएफ का प्रोग्राम करना है, अगर ये ना किया तो प्रोग्राम होगा नहीं। लेकिन आम तौर पर जब आप आईएमएफ के साथ किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आपको बताते हैं कि आपका डेफिसिट इतना होना चाहिए, उसके लिए आपको इतने रेवेन्यू मोबिलाइज़ करने हैं, इतनी गुंजाइश आपके पास मौजूद होती है कि कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। आईएमएफ ने यकीनन ये नहीं कहा होगा कि बच्चों के दूध के ऊपर या ये डब्बों का दूध है इस पर टैक्स ना लगाया तो प्रोग्राम नहीं देंगे। उसके लिए मुतबादल ऑप्शंस के ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन शायद हमारे जो पॉलिसी साज हैं उनका जहन इससे आगे गया ही नहीं कि दूध के डब्बे पर टैक्स लगना है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो एक तबका टैक्स से नहीं भाग सकता वो है सैलरीड क्लास, एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के हो। उनको सैलरी मिलती है उस वक्त है जब एट सोर्स आप काट लेते हैं। तो जितना टैक्स उनका कट रहा है उनको मज़ीद स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप 2 सालों से 25-30% से महंगा कर रहे हैं हर चीज़ को। इन्फ्लेशन है आपका, और फूड इन्फ्लेशन आपका 40-50% पे जाती है। तो आप उनकी आमदन तो उतनी नहीं बढ़ा सकते साल में 40-50%, तो कम से कम उनकी टैक्स स्लैब्स को मत छेड़ें। तो जो 1 लाख से नीचे है, 2 लाख से नीचे है, उनकी भी आपने टैक्स बढ़ा दी, 1 लाख से नीचे से शुरू कर दी, डबल हो गया उसका टैक्स रेट। और जो 10 मिलियन से ऊपर चला जाता है उसके ऊपर आपने 10% सरचार्ज भी लगा दी। और साथ क्या किया आपने, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इंट्रोड्यूस करवाए जो करवाने चाहिए थे। लेकिन जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और जितने फ़ौज के लोग हैं और जितने बाकी लोग हैं कुछ सरकारी महकमों के, उनको आपने एग्जम्प्ट कर दिया उस कैटेगरी से। जिसको 3 प्लॉट मिले हैं वो 3 बेचेगा, उसको भी एग्जम्पशन बरकरार रहेगी। क्यों भाई, ये कौन सा इंसाफ है? तो ये जो नाइंसाफ़ी है उसका खमियाजा ये निकलेगा कि महंगाई और ऊपर जाएगी, लोग चीखें मारेंगे, ख़ास तौर पर जिनकी महदूद आमदन है, ना वो बिजली के और गैस के बिल दे पाएंगे और ना ही दूध खरीद के बच्चों के लिए घर ले जा सकेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो चीखें मारेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो गैर दानशमंदाना तरीके से की गई हैं, और सर्वाइवल पाकिस्तान की एट स्टेक है वो हमें नज़र आता है। लेकिन उन सेगमेंट्स पर बोझ डालने की ज़रूरत थी जिनके ऊपर टैक्स का बोझ कम है, जो आमदन तो कमा रहे हैं, घर लेकर जा रहे हैं, पैसा टैक्स नहीं दे रहे। हमने उनको स्क्वीज़ कर दिया जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे। और महंगाई में उन चीज़ों के ऊपर आमतौर पर बोझ डाला जाता है जो एक हर घर में ज़रूरत ना हो। जो 1000 रुपये रोज़ कमाने वाला है उसको भी दूध चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, चीनी और आटा चाहिए, और जो 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है उसको भी दूध और आटा चाहिए। तो आपको कुछ फ़र्क करना चाहिए था, उन चीज़ों पे बोझ डालना चाहिए था जिससे बिल्कुल जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उन पे कम से कम बोझ पड़े। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे आ जाएँ तो पाकिस्तान की सियासत आज भी वहीं स्टैंड करती है जहाँ आज से हमने साल 2 साल पहले जिस सफ़र का आगाज़ किया था। बेयकीनी, और बेयकीनी में हर रोज़ इजाफा हो रहा है। 8 फरवरी को इंतखाबात से लोगों को आस उम्मीद थी कि इंतखाबात हो जाएंगे तो हल निकल आएगा, हल फिर नहीं निकला। पहले एक बड़ी सियासी जमात से हमने बल्ले का निशान छीन लिया, तहरीक इंसाफ से, कि इससे ये इलेक्शन हार जाएंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। वो केस भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने लगे हुए हैं, उसका भी नतीजा निकलना बाकी है। फिर 8 फरवरी को लोगों ने वोट जिनको डाला वो फॉर्म 45 और 47 की नज़र हो गया। तो फिर हमने कहा कि आप ट्रिब्यूनल में चले जाएं, ट्रिब्यूनल फ़ैसला कर देंगे। ट्रिब्यूनल बन गए, ट्रिब्यूनल से फ़ैसला होने लगा इस्लामाबाद के 3 हलकों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सर्विंग जज, और उनका तरीक़ाकार भी हुकूमत ये मौजूदा पीडीएम वाली जो है इसने ख़ुद तय किया हुआ था। हाई कोर्ट से नाम आएंगे, इलेक्शन कमीशन उनको लगाएगा, केस सामने जाएंगे, फ़ैसला होने की स्टेज आई तो फिर परेशानी लाक होगी कि ये ना हो कि हमारे चंद MNAs MPs जो हैं ये उड़ा दें। पतन की कल वाली रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है वो जाहिर करती है कि लाहौर के 20 सूबाई और 1 कौमी का NA 225 वहाँ इलेक्शन का रिज़ल्ट उस वक्त जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने जब फॉर्म 45 उसके पास एक भी मौजूद नहीं था। तो ये बहुत मुतनाज़ सूरत हाल होगी। तो अब हुकूमत ने उसका एक हल ढूंढा है। उन्होंने कौमी असम्बली से एक बिल पास करवाया, पहले तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आया था, अब उन्होंने कौमी असम्बली से पास करवा लिया, और अभी से थोड़ी देर पहले सेनेट ने भी उसकी मंजूरी दे दी है कि अब रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल के अंदर लगाए जा सकते हैं। तो जो सर्विंग वाले परेशान कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों को आजकल ख़ास आज़ाद अदलिया बनने का शौक़ आया हुआ है, तो उन्होंने कहा अच्छा इनका हल ढूंढते हैं, सर्विंग की बजाय रिटायर्ड जज लगाते हैं। तो वो बिल बन गया। तो अब ये जो जिन लोगों को शौक़ था कि उनको इंसाफ मिलेगा ट्रिब्यूनल से, मेरा ख्याल है कि अल्लाह खैर रखे, वैसा ही इंसाफ मिलेगा जैसे पाकिस्तान में हमेशा इंसाफ मिला करता है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी के हवाले से सरवर बारी साहब इस वक्त हमारे साथ है। सरवर बारी साहब, कल पतन ने एक रिपोर्ट जारी की, आपको आप हम हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 20 सूबाई लाहौर के हल्के और 1 कौमी NA 225, अफजल खोखर साहब PMLN के वहाँ जीते हुए। आपने उस रिपोर्ट के अंदर कहा, पतन ने उस रिपोर्ट के अंदर कहा कि बाज़ हलकों का नतीजा उस वक्त जारी कर दिया जब एक भी, नॉट अ सिंगल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के पास था। ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब ये अकल नहीं मानती इस चीज़ को। आपकी रिपोर्ट की थोड़ी वजाहत तो फरमा दें उसकी। देखिए मलिक साहब, हमने कहीं और से नहीं देखा, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी वेबसाइट पर जो पूरा इलेक्शन का डेटा डाला हुआ है, फॉर्म 45, फॉर्म 46, 47, 48, 49,
हमने उन फार्म्स को जब हम उसका ऑडिट कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, उनकी स्कैनिंग कर रहे थे, तो वी फाउंड आउट कि लाहौर के 30 प्रोविंशियल असेंबली के हलकों में से 20 हलकों के जो फोल्डर हैं जो गूगल ड्राइव के ऊपर पड़े हुए हैं, वहां पर फार्म 45 का तो टाइटल है फोल्डर का, लेकिन अंदर जाके जब हमने देखा तो वो फार्म 46 थे। तो वी कुड नॉट बिलीव कि ये इस तरह की जो फॉर्जरी है वो भी हो सकती है। तो वो फिर हमने सोचा कि हम हर एक हल्के को देखें, तो वो वी गॉट इट के हम 30 में से 20 हल्कों के जो फार्म 45 है वो मौजूद ही नहीं थे। लेकिन आज 12 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने फार्म 45 डालने शुरू किए हैं, और उन फार्म्स की बुनियाद पर अभी भी अगर आप जाएं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तो आपको साफ नजर आएगा कि जो नए फार्म डाले गए हैं वो कोई 1:28 पर है, कोई 2:30 पर है। तो कुछ हलकों में उन्होंने फार्म 45 डाले हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई दुनिया में कोई जो जुर्म है वो परफेक्ट नहीं होता, इसी तरह रिगिंग भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो अभी हमने कुछ और फार्म देखे हैं जिन्होंने डाले हैं जो इनकम्प्लीट हैं, और वो फार्म 45 है नहीं, वो कोई और ही चीज है, हाथ से तैयार करके उन्होंने नंबर पूरा करने की कोशिश की है। आपने तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये लाहौर के हलकों के लिए। एक आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन के लिए कि इन्होंने फोर्जरी की फॉर्म 45 की जगह 46 डाल के। अभी आपने कहा रिगिंग, कि रिगिंग परफेक्ट नहीं हो सकी कि इन्होंने हाथ से बने हुए फॉर्म 45 डाल दिए। आप इलेक्शन कमीशन को एक्यूज़ कर रहे हैं फोर्जरी के लिए भी और इलेक्शन रिग करने के लिए भी, दो चीज़ों के लिए एक्यूज़ कर रहे हैं आप। देखिए वो तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आपको वहाँ फॉर्म 45 के नीचे फॉर्म 46 नजर आते हैं तो आपने कुछ उसको नाम तो देना। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई है, और हम समझते हैं कि इतना एविडेंस इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। कल हमने जो प्रेस रिलीज जारी की है, हमने उसमें भी कहा है खुले तौर पर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जिम्मेदारी आइन और कानून के मुताबिक पूरी करने में नाकाम हो गया है, इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे कि जो पाकिस्तान के इलेक्शन हैं, जो आपने 20 हल्के लाहौर के चुने उसमें से तलाश किए हैं जहां फॉर्म 45 आपके ख्याल में दस्तयाब नहीं थे, उसमें कुछ बताएंगे बड़े बड़े नाम कौन से हैं जो इलेक्टेड इस वक्त पंजाब असम्बली के रुकन के तौर पर बैठे होंगे? कौन कौन से ऐसे अरकान हैं 20 हल्कों के अंदर? देखिए जी, उसमें सबसे टॉप पे तो मैं कहूँगा NA 159 जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का है, जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह जो फार्म जो उनका सूबाई का या कौमी वाला, कौन से वाला? ये सूबाई असम्बली का है, PP 159 PP 159 सूबाई का, जहां से मरियम नवाज खुद चीफ मिनिस्टर बनी है, उसके फॉर्म 45 भी नहीं है जी। उसके फॉर्म 45 आज 1 बजे तक नहीं थे, लेकिन ये खबर डालें के बाद डाले हैं, तो वो भी मैं आपको बाद में भेज सकता हूँ, क्योंकि अभी आपके साथ फोन पे बात हो रही है। तो वो फॉर्म भी हमने दोबारा उसकी हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं, और होपफुली विद इन फ्यू डेज वी विल बी एबल टू शेयर विद यू। आज 1 बजे के बाद आप कह रहे हैं मरियम नवाज के हल्के के फॉर्म 45 आज की तारीख में, आज 1 बजे के बाद डाले गए? आज की तारीख में डाले हैं। और वो जगह अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो गूगल ड्राइव के ऊपर लिखा हुआ है, टाइम आता है, क्योंकि गूगल ड्राइव में आप जो भी अमेंडमेंट करेंगे वो उसका टाइम आएगा। लेकिन कुछ फॉर्म ऐसे हैं मलिक साहब जो वाज़े तौर पर है कि वो फॉर्म 45 नहीं है, वो एक जाली किस्म का कागज है, जो क्योंकि फॉर्म 45 क्या ऐसा कोई फॉर्म मरियम के हल्के में भी अपलोड किया गया जिसे आप जाली करा दें? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेजें, मैं अभी स्क्रीन पर डाल दूं। उसकी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आप वो जरा गौर से देखें, क्योंकि फॉर्म 45 के ऊपर कैंडिडेट्स के नाम प्रिंट होके आते हैं, वहाँ वो हाथ से लिखे गए हैं, और जो पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर होते हैं वो बाईं साइड पे होते हैं, यहाँ राइट साइड पे लिखे हैं, और वो सारा फॉर्म हाथ से तैयार किया गया। सर्वर साहब ऐसे है कि मैं आपकी कॉल ड्रॉप करता हूँ, मैं आपको दोबारा लाइन पे लूंगा, लेकिन आप मुझे उनकी स्क्रीनशॉट्स भेजें, मैं अपने टीवी की स्क्रीन पे डाल के आपसे दोबारा उसकी वजह देता हूँ। जी, ये कॉल ड्रॉप करके दोबारा 15 मिनट बाद सर्वर साहब को दोबारा मिलाइए जी। PP 159 लाहौर, ये फॉर्म्स हैं हमें सर्वर बारी साहब ने दिखाए, जिनसे जाहिर ही होता है कि इनमें कुछ टेम्परिंग की गई है। सर्वर बारी साहब हमारे साथ हैं, आप ही वजाहत करेंगे सर, 159 की ये फॉर्म्स क्या जाहिर करते हैं जो हैंड रिटन? देखिए, हैंड रिटन फॉर्म 45 होता ही नहीं है, और अगर आप देखिए फॉर्म आपने वोट डाला हो या जिसने भी वोट डाला है,
उनको नजर आएगा, उनको याद होगा कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी मालूम होगा कि जो फॉर्म 45 होता है उसकी राइट्स पे जो कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और हर कैंडिडेट के सामने जो वोट उसको मिले होते हैं हर पोलिंग स्टेशन पे वो दर्ज होते हैं। और ये कब अपलोड किए गए, किस टाइम पे? ये आज 2:25 पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है। ये स्क्रीन के ऊपर टाइम नजर आ रहा है जी, टाइम स्टैम्प नजर आ रही है। प्रोड्यूसर साहब जरा उस पर रोक के रखें टाइम स्टैम्प पे भी। 2:55 पे आज की तारीख में ये हैंड रिटन फॉर्म अपलोड हुए हैं। 159 मरियम नवाज का लाहौर का एमपीए का हल्का है। तो सरवर भाई साहब इसकी इम्प्लीकेशन एक फॉर्म हैंड रिटन है 14 दिन के और बाद अभी हम बाकी चेक कर रहे हैं वाले। तो सर इसकी 14 दिन की एक टाइम बार्ड लिमिट भी होती है, 2 हफ्ते के बाद ये फॉर्म वो अपलोड तो किया जा 14 दिन तो बहुत पहले गुजर गए। 8 फरवरी के बाद 4 दिन काउंट करना है आप। तो ये तो अब तो ये तो अनलॉफुल चेंज है जो आप मुझे पिछली दफा अभी हम जब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि मैं कह रहा था कि ये फॉर्जरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अंडर द इलेक्शंस एक्ट कोई राइट नहीं है कि वो अब 5 माह के बाद नए फॉर्म 45 जारी करें। आप चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उनके हल्के के ऊपर बहुत संगीन नोयत का इल्ज़ाम आपने आयद किया है, इसके ऊपर आपको नोटिस सर्व हो सकता है। आपके पास इतनी एविडेंस मौजूद है कि आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में इसको जाके सब्सटेंशिएट कर सकें? देखिए जी, अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट होंगी तो ये तो सारा जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है गूगल ड्राइव पे मौजूद है। ये मसला सिर्फ PP 159 का नहीं है, ये 20 हल्के सूबाई असम्बली के हल्के और एक हल्का कौमी असम्बली का NA 25 में 125 में यही कैफियत है। सर भाई साहब आपका शुक्रिया।